बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज की दो तकारीर बड़ी अहम है। एक वो तकरीर जो स्वात के जलसे के अंदर KPK के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर साहब ने की, और दूसरी तकरीर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने आज सेनेटर के इजलास से खिताब करते हुए की है। आज मियाँ नवाज शरीफ ने अपने गिले शिकवों का इजहार भी किया और साथ ही साथ अपनी कारकर्दगी भी बताई, और ये भी कहा कि जब वो जेल में थे तो उस वक्त इमरान खान साहब उनके AC उतरवाने की बात करते थे, लेकिन आज हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है। हम तो जेल से AC निकलवाने की बात नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरह अगर देखा जाए, स्वात के जलसे से खिताब करते हुए KPK के मुंतखब वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आज एक बार फिर जारहाना अंदाज में तकरीर की और जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, उससे ये नज़र आता है कि महाजराई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो एक हाइप क्रिएट कर चुकी है PTI, उसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, किसी दबाव का शिकार हैं, या वो ये बयानी अख्तियार करना चाहते हैं कि अगर महाजराई होगी, किसी को उल्टे नाम से पुकारा जाएगा, तभी वो पॉपुलैरिटी अपनी मेंटेन रख सकते हैं? क्योंकि जिस किस्म की तकरीर आज लोगों ने सुनी स्वात के जलसे के अंदर, उसकी शायद तोक़ो तो थी, लेकिन जिस कदर वो अपनी सारी लाइन्स क्रॉस कर गए, टैक्स ना देने का ऐलान करते उन्होंने कहा कि जो टैक्स लेने आएगा वो कदमों पर तो चल कर आएगा लेकिन कंधे पर वापस जाएगा। गोया वो धमकी दे रहे हैं वफाक को कि वो टैक्स, मज़ीद टैक्स सूबे में नहीं लगाने देंगे। ये सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई देती है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब रिजवानुर-रहमान रज़ी साहब। निहाल हाशमी साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के चंद पॉइंट्स आप सुन लें, ताकि फिर इस पर हम बातचीत भी करें और आपको अंदाज़ा भी हो, इस पर आप रिस्पॉन्ड भी करें कि इस वक्त किस किस्म की फ़ज़ा, सियासी फ़ज़ा किस नहज पर आन पहुंची है। एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब निशाना थे एक ज़माने में जिस नाम से उन्हें पुकारा जाता था, अब शायद दोनों पार्टियों के माबैन जो है वो रंजिशें दूर होती चली जा रही हैं। लेकिन कुछ आपके पार्टी रहनुमाओं के बारे में, उनके बारे में जो अल्फाज कहे गए, ज़रा वो भी आप सुन लीजिएगा ताकि आपको तबसरा करने में आसानी हो। ज़रा देखिएगा आज अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर-ए-आला हैं KPK के, वो स्वात में क्या कह रहे थे। इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले ये बात सुन लें कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है, और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हमारे लीडर को जेली पर्चे में जो सजा हो रही है, और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। अगर कोई ये समझता है कि हम हिसाब नहीं लेंगे, खुदा की कसम एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। अब जब मैं अपने सूबे के हक के लिए निकलूंगा, तुमने मेरे साथ मुझसे आगे निकलना है। डरो उस दिन से कि इमरान खान एक आवाज लगाए और हम यहाँ से निकले, अभी हम पहुंचे भी नहीं होंगे और तुम पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर-ए-आला ऐलान कर रहा हूँ कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्सी लगा सकता है यहाँ पर। और यही बता रहा हूँ कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। और जो कुर्बानी हमने दी 1857 से लेकर 1947, उसके बाद 1965, अगर कोई भी लड़ा है वो पश्तून है, ये तारीख बताती है। उसके बाद 1971 में क्या हुआ? 1971 में यह हुआ कि तुमने एक ऐसे इंसान के लिए जिसका नाम भुट्टो था, तुमने उसको इक़्तिदार देने के लिए पाकिस्तान तुड़वा दिया। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमने आज इस तकरीर के नशर नहीं किए, लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे थे तो जो नाम ले रहे थे वो भी आपने सुना होगा। जिस तरीके से उन्होंने मरीम नवाज़ का नाम लिया, बिलावल भुट्टो का नाम लिया, जो कुछ उन्होंने बाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। निहाल हाशमी साहब, ये सियासत किस तरफ जा रही है? एक ज़माने में हम दूसरी रहनुमाओं के बारे में सुना करते थे, आज जिस तरीके से उन्होंने पुकारा है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, मुल्क के पार्टी सरबराहान को, इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं एकेडमिक एक बात करता हूँ कि जब सियासी जमातें इलेक्शन में जाती हैं, अपने मंशूर के साथ लोगों को ये बताती हैं, खा वो UC का इलेक्शन हो या मरकज़ का इलेक्शन हो, कि हमारा मंशूर है, ये हम 5 साल करेंगे, ये आपको हमने डिलीवर करना है। और उसके बाद
वो यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, ज़िला चेयरमैन हो, प्रोविंशियल मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वज़ीर आज़म हो, वो अपनी पार्टी से एबव जा कर के अवाम के साथ और हुकूमत के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। वो फिर अपने घर को छोड़ के सीएम हाउस शिफ्ट हो जाते हैं, या मेयर हाउस शिफ्ट हो जाते हैं, या पीएम हाउस शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर उनके जितने भी अखराजात या जितने भी उनकी मसरूफियात होती है वो सिर्फ आवाम के लिए, गवर्नेंस के लिए होती है, इसीलिए गवर्नमेंट कहा जाता है। तो जब कोई भी शख्स, और आपने देखा इसी वजह से हमारी पार्टी ने जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पिछले हफ्ते पार्टी का सरबराह मुंतखब किया, और शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन होकर के सिर्फ पार्टी को छोड़ के वो वज़ीर आज़म रह गए कि मुझे लोगों ने इसलिए नहीं पार्लियामेंट में भेजा है, वज़ीर आज़म बनाया कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करूं या कोई तकरीरी मुकाबला करूं। अब मुकाबला है काम करने का, डिलीवर का। पाकिस्तान के 3 और सूबे हैं केपी के अलावा, आप अगर उनके वज़ीर आलम के लेबुल लहजे, उनके काम, उनके 100 दिन के जो काम होते हैं, ये कहावत है हमारी, एक ट्रेंड है कि 100 दिन देखने होते हैं। वो कहते हैं ना, ऊँट पूत के पाँव पालने में, तो वो 100 दिन वो होते हैं। हमने ये 100 दिन पंजाब के मरियम नवाज़ को देखा, सिंध के मुराद अली शाह को देखा, हमने सरफराज बुख्ती देखा बलूचिस्तान के, और हमने केपी में अमीन गंडापुर साहब को देखा। हम अमीन गंडापुर साहब के अंदर वज़ीर आला तलाश कर रहे हैं, वो वज़ीर आला नज़र कहीं नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है केपी के 3-3.5 करोड़ लोगों की, कि उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जो दुख था उनके पास, जो 10 साल सफ़र किया उन्होंने तालीम में, सेहत में, रोज़गार में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस में, और सबसे बढ़ के लॉ एंड ऑर्डर में, वो उम्मीद रखते थे कि अब ये दिन, हमारे बुरे दिन जाएंगे और एक ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला आएगा जो हमारे बच्चों की तालीम, हमारे सेहत के लिए बात करेगा, रोज़गार के लिए बात करेगा, महंगाई के लिए बात करेगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करेगा, गुड गवर्नेंस के लिए बात करेगा। मगर ये तो अजीब सा है। मैं तो जवाब देना भी एज ए सियासी कारकुन समझता हूँ कि सियासतदानों की तौहीन है। आप ज़रूर जो तकरीर चाहें करें, वो कानून के अगर ख़िलाफ़ जाएंगे तो कानून आपके हरकत में आएगी। हमारी तो तरबियत भी ये नहीं कि हम इस तरह की बात करें, और फिर हमारा दीन भी कहता है कि आप किसी के नाम को ना बिगाड़ें। और फिर एक और चीज़, अब कोई सन 1857 का जिक्र कर रहा है, तो 1857 में जो जंग हुई थी वो दिल्ली में और मेरठ में हुई थी, वो केपी में नहीं हुई थी। इसी तरह से 47 में भी अल्हम्दुलिल्लाह केपी बड़ा पुरसकून सा सूबा रहा है। वो जो हुआ था वो पंजाब के और यूपी बिहार के 10 लाख लोगों ने कुर्बानी दी थी। ये कुर्बानी कोई और डट के सबसे आगे अगर देखना है तो आप वो वाले सीन देख लें जब बनीगाला के पास पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था, तो एक साहब बहुत मैराथन के तरह बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में तो शहद की बोतल थी। तो कौम के बच्चों पे मेहरबानी करें, रहम करें, थोड़ा सा जिम्मेदारी का अदा करें कि मत, डोंट कॉल देम। और ये जो आप टैक्स ना देने वाली बात कर रहे हैं, अगर टैक्स, आप अपने सूबे को कैसे चलाएंगे, आप अपने सूबे को कैसे चलाएंगे, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे चलाएंगे, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है वज़ीर आला साहब, उसका पैसा कौन देगा, जो आपके सीएम हाउस के ऊपर खर्च हो रहा है वो कौन देगा। तो मैं समझता हूँ कि इनको मैं मशवरा दूंगा कि इनको ले जाके इनका मेडिकल एग्जामिन कराया जाए। इनको मैं हमदर्दी है, मुझे पूरी हमदर्दी है कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी इस पर रिस्पॉन्ड ले लें। फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर को शब्बो कहना, बिल्लो कहना, इस सियासत से तो हम कब निकलेंगे? ये एक वज़ीर आला सूबे का हो, वो किसी पार्टी लीडर की हम बात नहीं कर रहे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, फिर वो कहेंगे कि हम टैक्स नहीं देंगे, जो टांगों पर टैक्स लेने आएगा वो कंधे पर वापस जाएगा। ये तो नारकी है। पहली चीज़ है, तारीख को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। तारीख के लिहाज से जो साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे इनसे बड़े मरासिम हैं, लेकिन मुझे याद दिलाते हुए बड़ा अफसोस होता है जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने गुफ्तगू की थी माजी में, वो आपके पास होगी। मुझे ये भी बताने में अफसोस होता है कि शहबाज शरीफ साहब किसी आदमी का पेट फाड़ के
और उसकी लाशें जो थी वो गलियों में घसीटते थे और उस वक्त वो वजीर आला थे। वो अल्फाज ये भूल गए हैं अपने लीडरों के, जो जमान एक खातून ने इस्तेमाल की है थ्रू आउट, कि हम तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हुई हुई थी कि हमें ख्वातीन ढूंढनी पड़ रही थी कि जो उसकी किस्म की जबान इस्तेमाल कर सकें कि खातून का जवाब खातून दे सके। तो मैं तो वो तारीख में एंड रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट वाली थ्योरी आएगी तो मैं उसके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूँ। जबान को छोड़िए, सब्सटेंस क्या है, ये मसला कहाँ से शुरू हो रहा है? क्या केपी को उसके टैक्स के पैसे और उसके हकूक दिए जा रहे हैं? पिछले 6 माह से अली अमीन गंडापुर बार बार कहते हैं कि भाई हमें रॉयल्टी क्यों नहीं दी जा रही, हमारे पैसे क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे। एक एग्रीमेंट हुआ था तमाम पार्टीज का जिसमें एक सेस लगाया गया था और कहा गया था कि ये डेवलपमेंट के फंड्स फाटा के लिए इस्तेमाल होंगे, इसलिए फाटा हैज बीन सब्जेक्टेड टू द वर्स्ट काइंड ऑफ टेररिज्म। वो क्यों नहीं दिए गए? जब आप फाटा की तरक्की पे पैसे नहीं खर्च करेंगे और फाटा के लोग सुन रहे होंगे तो कोई तो आदमी खड़े होके सीना ठोक के कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम पे, और ये पूरे मुल्क में लगेंगे टैक्स और लगने वाले, तो कहेंगे जब तुम्हें उसका टैक्स का फायदा नहीं है तो तुम पे टैक्स क्यों लगना चाहिए। अब मैं ये जरा महजब तरीके से आपके प्रोग्राम पे बैठ के बात कर रहा हूँ, वो एक जलसे में तकरीर कर रहे हैं, तो वहां तो उनको अवाम का साथ देने के लिए ये बात कहनी पड़ेगी कि तुम लोग बेयार मददगार नहीं हो, तुमने जिस आदमी को वजीर आला बनाया है वो तुम्हारे साथ खड़ा है, वो तुम्हारे हकूक के लिए लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। और जो जुल्म और सितम हो रहा है उस जुल्म और सितम को ख़त्म करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा इस मुल्क में जो जुल्म हुआ है वो हुआ है 8 फरवरी और 9 फरवरी के दरमियान शब में लेके अगले दिन सुबह तक जो पार्टी को 2/3 मैंडेट मिल रहा था वह नजर आया था, वो घट के 1/3 से भी कम रह गया। यानी जिसको 180 प्लस सीटें टारगेट करके तमाम टीवी चैनल्स कह रहे थे रात के 10 बजे तक, तमाम एक टीवी चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ, अगले दिन सुबह को जब नताइज आए तो भीगी बिल्ली की तरह वो बैठ गए। ये कैसे मुमकिन, ये कैसे मुमकिन, ये क्या हुआ? और आज भी देख लीजिए जो कवानीन नहीं है, क्या हमारे यहाँ के कवानीन में, इलेक्शन के कवानीन में ये है कि रिटायर्ड जजेस लगाए जा सकते हैं ट्राइब्यूनल में? ये कानून क्यों आया? वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए। ठीक है, क्या असेंबली नहीं है फंक्शन में? आप जितने इस किस्म के काम करते जाएंगे, इद्दत केस, तमाम मौलवियों ने फतवा दे दिया कि एक दफा खातून ने कह दिया कि मैंने इद्दत पूरी की है तो कोई केस नहीं बनता। देखिए किस किस्म की है। जज साहब किस हद तक तकरीर करने की इजाजत देते हैं, क्या क्या बातें नहीं कही गई और वो जज खामोश रहा। जब आप किसी को दीवार के खिलाफ लगाएंगे तो फिर बांग्लादेश बनता है। दीवार से ना लगाइए, ये पाकिस्तानी है, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तान के लिए जीता और मरता हूँ। वो जिनका जिक्र कर रहे हैं सबने कुर्बानियां दी हैं। कश्मीर में जाके कौन लड़ा था सबसे पहले? यही फाटा के कबायली के लोग गए थे। ये भी तारीख का हिस्सा है लाजमी साहब, जहाँ मेरे और आपके बुजुर्गों ने यूपी से आके उस वक्त की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खान अब्दुल गफ्फार खान के खिलाफ भी खड़े हो गए थे। और केपी के लोगों का किरदार जितनी जंगुनी ने सही है। आपके ज़ियाउल हक साहब जिनकी गोद में पल के आपके लीडर जवान थे, उन्हीं ने इस कौम को जिस तरह क्लैशनकॉफ कल्चर से मुतारिफ कराया है, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने दिया है। अफगानिस्तान की जो जंग थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का अमन सुकून चला गया, उसके भी तो कोई जवाबदेह है? क्या हमने क्या हासिल किया उस पूरी अफगान जंग में? क्या हम आलाकार बने रशिया को हटाने के लिए? ठीक है, लेकिन मैं नकवी साहब आता हूं वापस। किसी ने तारीख से सबक सीखा है। नकवी साहब मैं आपसे आऊंगा वापस इस पे। जी, इस पे 1-2 सवाल मेरे पास में आपके सामने रखूंगा। रिजवान रजी साहब, फिरदौस में नकवी साहब कह रहे हैं जब जुल्म होगा, ज्यादती होगी, वफाक जब पैसे नहीं देगा तो फिर अवामी जलसे से किसी लीडर का खिताब ऐसा ही होगा जैसा आज हुआ है। 2 बातें रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए। फाटा के जो एजेंसियां हैं उनके हवाले से जो कुर्बानी दी थी वो पंजाब ने दी थी,
पंजाब की 52% पॉपुलेशन है, 47% हम रेवेन्यू लेते हैं। वो 5% कुर्बानी दी गई थी कि बलूचिस्तान और फाटा को अजाफी फंड दिए जाएंगे, और दिए गए। क्योंकि झूठ बोलना है, मुसलसल बोलना है, बेतुकान बोलना है, बगैर लॉजिक के झूठ बोलना है। हर फंड के अंदर, हर साल, हर बजट के अंदर फाटा के पैसे अलग गए। अब इनसे ये पूछा जा रहा है कि जो फाटा के पैसे आए थे वो पेशावर में क्यों खर्च हो गए भाई, वो फाटा में क्यों नहीं खर्च हुए? तो इनको हकूक याद आ गए, क्योंकि पूछा जा रहा है ना। अच्छा भाई, आपको रॉयल्टी चाहिए, ठीक है, आप रॉयल्टी लीजिए, बात कर लीजिए। 65% चोरी है पेशावर के अंदर, उसकी रॉयल्टी तो नहीं देंगे हम लाहौर में बैठ के, उसकी रॉयल्टी नहीं देंगे हम। जो आप बिजली आप पैदा करते हैं, ठीक है, पैदा करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो चोरी आप करें, रॉयल्टी उसकी हम दे, वफाक दे, या पंजाब दे, या सिंध दे, या बलूचिस्तान दे, क्यों दे? ठीक है, कुछ बंदे को लॉजिक पे बात करनी चाहिए ना। रॉयल्टी किसी कैलकुलेशन के बाद मिलेगी, वो कैलकुलेशन ब्यूरोक्रेट करेगा, टेक्नोक्रेट करेगा। नकवी भाई जरा सुन लीजिएगा, वो ब्यूरोक्रेट तय करेगा ना, वो गंडापुर तो तय नहीं करेगा। गंडापुर साहब की बड़ी क्वालिफिकेशन है, मतलब कि मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, मतलब जिन इल्जामात के ऊपर महकमा अनहार से 1971 में कोई निकाला गया था, इनके वालिद ग्रामी फौज से उसी इल्जाम पे निकाले गए हुए। लेकिन मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा, पर्सनल वो हो, लेकिन मैं नहीं होना चाह रहा। एक बात। दूसरी बात देखिए, तारीख से सबक बंदे को सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन एग्जेजरेटेड तारीख से सबक वो सीखेगा ना जो सबक पढ़े, तारीख पढ़ेगा। यानी कि बानी पीटीआई फरमाते हैं कि पहले मैंने नवाज शरीफ को मुजीबुर रहमान इसलिए कहा कि मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी हुई थी महमूद रहमान कमीशन की, और अब चूंकि मैंने महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली है और मुझे पता चल गया कि मुजीबुर रहमान कौन था, तो अब मैं मुजीबुर रहमान बनना चाह रहा हूँ। तो तारीख से कोई सबक तब सीखेगा जब वो तारीख पढ़ेगा। तो रजी साहब आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना है, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। आखिर ये महाजराई कहीं रुकेगी या बढ़ती ही चली जाएगी, और क्या सूबे के अंदर जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं महज अफवाहें हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब उसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं हालात की? उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। निहाल हाशमी साहब, मैं चाहता नहीं था कि ये आपको जो है वीडियो सुनवाई जाए, लेकिन चूँकि माहौल शायद ऐसा बन गया है कि आप सुन लें। मेरे ख्याल में जो कुछ आज उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, क्या माजी में अगर हम ये एक दूसरे का नाम पुकारते रहें तो अब भी ये चलन जारी रहेगा? अभी रिसेंटली जो JUI के साथ जो कुछ PTI ने और PTI के साथ जो JUI ने किया, आज के जलसे के अंदर तस्वीर भी लगानी पड़ गई उन्हीं रहनुमाओं की जिनको जो कुछ कहा करते थे अल्फाज, वो भी आपके सामने हैं। ज़रा सुनिएगा आज आपकी लीडरशिप के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। ओए जरदारी, ओए शब्बो, ओ बिल्लो, ओ नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है, तू उनका गुलाम है। हमारे अबोइदाद ने अंग्रेज को भगाया है, तू किस बात की बोली है? तेरा तो पता भी नहीं चला तू कहाँ गया। जी निहाल हाशमी साहब, देखिए नसरुल्लाह साहब, झूठ बोलना सबसे आसान काम है, सच बोलना और सच सुनना बहुत मुश्किल काम है। मैं नाम नहीं लूँगा, मगर मैं समझता हूँ जो तरबियत हुई अली अमीन गंडापुर की, वो उससे हट के बात नहीं कर रहा है। उनकी क़यादत ने कहा कि बैंक से पैसा ना भेजो, रेमिटेंस ना भेजा जाए, हुंडी से भेजो। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल मत दो, ये मैं आग लगाता हूँ। उन्होंने कहा गैस का बिल मत दो, ये मैं आग लगाता हूँ। तो आज उसने कहा टैक्स ना दो। मेरे भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है, सेहत के लिए भी और आखिरत के लिए भी। अब दूसरी जो ख़तरनाक बात है, जो लाइन है, वो है पख्तून। क्या सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, इकबाल ज़फ़र झगड़ा और हमारे काजी, ये लोग पख्तून नहीं है क्या? सूबे KP के गवर्नर साहब पख्तून नहीं है? आपने, और फिर ये बहुत ही मुहिब्बे वतन लोग हैं
एक एक पख्तूनों का दिल में बड़ा एहतराम है, बहुत सलाम है, दिलेर लोग हैं, पाकिस्तान के जानिसार लोग हैं। इट इज़ ट्रू दैट इन 1948 वो गए थे कश्मीर में, लश्कर गया था हमारा, और जितने पख्तून केपी में हैं कम बेश बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में भी उससे कम नहीं है पख्तून। तो पख्तून के आप अकेले ठेकेदार तो ना बने ना, आप उस अजीम लोगों को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? आप उनके कंधे पे रख के फायर क्यों करना चाहते हैं? आप उनको प्रोवोक क्यों करना चाहते हैं? क्या केपी सूबे में और भी लोग रहते हैं ना, तो आप जब वजीर आला हैं तो आप सबके वजीर आला हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उसके भी आप वजीर आला हैं, और आपकी पहचान आपकी ज़बान बताती है। हमने सीखा, अगर हमने गलती की माजी में तो आज हमने सीखा है, आज हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते। इंसान गलती का पुतला होता है और वो अपनी गलतियों से सीखता है, मगर ये गलती पे गलती और जान। अच्छा, फिर इनको वज़ीर आला बनाया इसलिए गया कि पाकिस्तान में वो हालात क्रिएट किया जाए, एक प्रोवोकेशन किया जाए पख्तून बरादरी। मैं आपको कह रहा हूँ सबसे मुहिब्बे वतन, बावकार, बाइज्जत, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, मुहिब्बे वतन, दीन परस्त। आप क्यों उनको, उनके नाम पे आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? और आप देखें, आपको क्या उन्होंने दिया लाइसेंस के आप उनकी इस तरह से नुमाइंदगी करें? जहां तक आपने हमारी क़यादत को या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत को, जो आपने कहा अगर आप आसमान पे थूकेंगे तो मुंह पे आके गिरेगा आपके, वो कहीं और नहीं जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सूबे के लाइफ और सूबे की मईशत और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें। आप एक मिसाली सूबा बनाएं। 10 साल में आपने 4.5 10 साल में आपने क्या किया ये बता दें, हम आपके आगे सरेखम तस्लीम है। अगर 10 साल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक हुआ है, अगर 10 साल में नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल बने, अगर 10 साल में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, अगर 10 साल में बिजली घर बना, अगर 10 साल में लोगों को रोजगार मिला, अगर 10 साल में कोई जेल ना टूटा हो, अगर 10 साल में कोई दहशतगर्दी ना हुई हो, अगर 10 साल में हलाकतें ना हुई हो, अगर 10 साल में लूट मार खजाने का ना हुआ हो, अगर 10 साल में वहाँ के लोग खुशहाल हुए हों, तो आप हमें बताएं कोई एक चीज। हाँ, एक आपने वो कोई मेट्रो बस बनाया था, ठीक, केपी में मेट्रो बस वो बनाते हैं 110 अरब का, और वो भी हर रोज कहीं ना कहीं उसको नुकसान। और जो लाहौर में बनता है वो 27 बिलियन का बनता है, जो पिंडी में बनता है वो 30 बिलियन का बनता है। तो भाईजान, आपने 4.5 साल वफाक में, 4 साल, 10 साल केपी में जो आपने इंटरनेशनल लोन्स लिए, लोगों के वसाइल को कब्जा किए, अपने लोगों को नवाजते रहे, आपके अपने वज़रा एक दूसरों पे तनकीद करते रहे। हम आपसे शहद का हिसाब नहीं मांग रहे, हम आपसे शहद का हिसाब, हम हिसाब मांग रहे हैं। मैं एक सपोज केपी का एक वोटर हूं, मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में तब्दीली तो लाओ। यहाँ तो मरियम नवाज जो है वो हज पे भी भेज रही है, रोजगार भी दे रही है, स्पेशल बच्चों को भी चेक कर रही है, महंगाई को भी। मैं नसरुल्लाह साहब आपसे शिकायत करना चाहता हूँ कि 45 सालों में आज इस महीने 3 महीनों में महंगाई नीचे आ रही है, निचले सतह पे आ रही है। बात किया जाए महंगाई का, बात किया जाए हेल्थ का, बात किया जाए एजुकेशन का, बात किया जाए रोजगार का। हमने कल बात की है, हम इस पर बात जरूर करते हैं, इसमें बात, चूंकि आज का टॉपिक हमारा यही था अपने दोस्तों से। जी, ये ऑल फॉल, ये देखिए, ये गाली गलौज देने की एक यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है। इस पे रिस्पांस दे दूं फरदौस साहब का, निहाल साहब, फरदौस शमीम नकवी साहब, गाली दिए बगैर तनकीद नहीं हो सकती। ये देखिए, पहली चीज जो बात कही जा रही है कि सच बोलो, सच बोलने के अंदर तो क्या मुझे कोई भी सच बोलता नहीं आया। रिजवान रजी साहब किबला, आप बहुत काबिल एहतराम है। पेस्को जो है वो सूबाई हुकूमत का इदारा नहीं है, वफाक का इदारा है। अगर चोरी होने दे रही है तो वफाक होने दे रही है, और पेस्को से बदतर जो है वो हेस्को भी है और पेस्को भी है। और पिछले जब से ये इदारे हैं, इसका जो है नेपरा, सेंट्रल पावर परचेज, और इनके नीचे ये सारे इदारे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के नीचे आ रहे हैं। अगर ये दुरुस्त नहीं हो रहा तो इसके पीछे जो जुल्म इस मुल्क के साथ किया गया है, जो जुल्म आपके नवाज शरीफ साहब ने किया है, वो मैं बता देता हूँ। इस मुल्क के अंदर पीटीआई के दौर के अंदर कोई पावर प्रोजेक्ट साइन नहीं हुआ। ये हकीकत है कि नहीं? आज अगर बिजली महंगी मिल रही है
तो वो किसकी वजह से मिल रही है? ये बिजली महंगी सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से मिल रही है कि गलत किस्म के पावर प्लांट लगाए, गलत फ्यूल पे लगाए, गलत लोकेशंस पे लगाए और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन के बगैर लगाए, जिसकी वजह से आपको, अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे चोर की सजा दे दीजिएगा, जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है वो बात है। फिर सच बोलने की तो ये प्लेटलेट्स कम है, मैं जाऊंगा लंदन इलाज करूंगा वापस आऊंगा, क्या तरबियत दी है अपनी सारी, उसको जाके लंदन बैठ गए, एक दफा अस्पताल नहीं गए, पहले कह के गए कि जी हमने जो है कोई माफीनामा नहीं साइन किया, मुशर्रफ साहब के सामने रख दिया। सच बोलने वाले कहने लगे कि मैं मनी ट्रेल दूंगा, आज तक एवनफील्ड अपार्टमेंट की बरी तो हो गए, मनी ट्रेल पुल के पाकिस्तान के किसी आदमी को नहीं मिला। ये जितने लोगों के खजाने बन गए, सदर आसिफ जरदारी साहब आए, इन्हीं ने शोर क्यों नहीं मचाया कि पहले ही आते जो है 3 दफा उन्हीं ने अब तक जो है वो ले चुके हैं सदात की इस्तिस्ना, क्यों ले रहे हैं? फेस करें कोर्ट को। माजी में भी उन्हीं ने क्या किया था, माजी में भी उनकी कोई ट्रायल नहीं होती थी, कभी जज एब्सेंट होता था, कभी उनका वकील एब्सेंट होता था, कभी प्रोसिक्यूटर एब्सेंट होता था, किसी एक केस के अंदर वो मुकम्मल नहीं हुआ। इस मुल्क के अंदर पीटीआई की हुकूमत 3 साल रही है, 3 साल में सारी बुराइयां हमने कर दी, मुल्क को तबाह करके हमने रख दिया। भाईजान ये 73 साल जिन्होंने हुकूमत किया उन्हीं ने तो सब कुछ, अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैंने IMF के प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ दिया था। भाई हमें 2019 के अंदर जब 18 में आए उस वक्त से गालियां पड़ रही थी कि जी अगर IMF का प्रोग्राम जल्दी नहीं किया मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। भाई हमने आते ही 3 महीने में क्या बिगाड़ ले आए थे, कोई समझा दे। असद उमर के ऊपर प्रेशर आ रहा था बाजवा साहब के, असद उमर को हटाओ, ये जो है IMF के प्रोग्राम को डिले कर रहा है, तो ये जिम्मेदार कौन है IMF के प्रोग्राम में जाने का? सच बोले। मैं तो सारी बात आपकी बात से 100% एग्री हूं नसरुल्लाह साहब, बात की जा सकती है, तमीज के हिसाब से की जा सकती है। तो मैं अली अमीन गंडोपुर को एज ए सीनियर हमेशा ये गाइड करूंगा कि देखो तुम नौजवान हो, जज्बात गुस्सा है तुमके अंदर, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन तुम्हारी सही बात को भी लोग गलत कर देते हैं कि तुम्हारे अल्फाज के चुनाव। बिल्कुल ठीक है रिजवान रजी साहब, ठीक हो गया। रिजवान रजी साहब जो भी नकवी साहब बात कर रहे हैं कि अगर पेस्को जो है, ये लेस्को है, ये अंडर्स है वफाक के, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वफाकी हुकूमत को अपनी रेट अपनी कायम नहीं कर सकती, बिजली चोरी। एक जुमला मैं समझता हूँ कि रजी साहब आप अपने अल्फाज वापस रखने चाहिए, ये नफरत ना पैदा करें जो पहले मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के लोगों को नफरत मैं पैदा नहीं कर रहा, नफरत आप पैदा कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग है। नकवी साहब का जवाब दे दें रजी साहब। से नफरत बेचते हैं आजकल, आप PTI के प्लेटफॉर्म से नफरत बेच रहे हैं, इसलिए इस बात को साइड पे कर दीजिए मेरे भाई। अभी तो आपका लीडर कह रहा था कि आओगे तुम टैक्स लेने और बिल लेने पाँव के ऊपर और जाओगे कंधों के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि वफाक ठीक नहीं कर रहा। वैसे मैं आप कुर्बान जाऊं आपकी इन दोनों बातों के, जो आप एट ए टाइम कहते हैं और इतने धड़ल्ले से और इतनी हिम्मत से और इतने मतलब हौसले से कहते हैं, यार बंदे को ख्याल ही आ जाता है कि मैं क्या बात करने लगा हूं। यानी एक तरफ आप इंडोर्स कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात कही कि आओगे तुम पाँव पे चल के और जाओगे कंधों पे, और दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि पेस्को को वफाक जाके ट्रीट करे, जहां पे KPI KPK के MPAs MNAs ग्रिड स्टेशन पे हमलावर हो, स्टाफ को हॉस्टाइल बनाए और वो बिजली बंद करें जो पंजाब को या इस्लामाबाद को आ रही हो, और अपने इलाके की बिजली खोलें। वहां पे आप मुझे ये सबक पढ़ा रहे हैं कि वफाक मैनेज कर रहा, मतलब अब आप ये चाहते हैं कि वहां रजी साहब फिर वफाक अपनी रेट कायम करने में नाकाम रहा ना जी, अगर बिजली चोरी होती है किसी सूबे के अंदर। जी वफाक नकवी साहब को लाशें नहीं देना चाहता, मैं ये समझता हूँ। ये इस तरह इसका मतलब है बिजली चोरी होती रहे, टैक्स चोरी होता रहे, हम पे करते रहे, वफाक जो है वो आराम से बैठा रहे। जी ये धरने के दौरान भी इन्होंने ऐसी हरकतें की थी। वफाक इनको डेड बॉडीज नहीं देना चाह रहा जिसकी इनको जरूरत है इस वक्त। हैविंग सेड दैट, देखिए इस वक्त
कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारी एस्को को भी निशानदेही करें और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की भी निशानदेही करें कि वहां पे जो चोरी है वो कितनी है। लेकिन ये तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट है उनको ये तो कहना बनता है ना भाई, क्योंकि आप अगर हमसे थर के कोयले की रॉयल्टी मांगता है तो भाई जो बिजली चोरी होती है वो तो माइनस कर दीजिए उसमें से, बाकी की रॉयल्टी देंगे, ठीक है, वफाक देगा बाकी की रॉयल्टी, सारा पाकिस्तान देगा। ठीक है रजी साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, रजी साहब मुझे कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आता हूँ मैं इस पर मजीद बातचीत करते, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम में बिल्कुल बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है, मैं चाहूँगा निहाल हाशमी साहब आप बड़ा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। गवर्नर राज की बातें जो सुन रहे हैं हम, महज अफवाहें हैं KPK के अंदर, ज़रा इसको 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं बड़े एहतराम के साथ शाहजी DG आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी हुकूमत 3 साल नहीं 4 साल थी और वहाँ 10 साल है। ये ख्वाहिश तो हो सकती है PTI के दोस्तों की कि इस मुल्क में गवर्नर राज लगे, और वो तमाम जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, और ताकि एक बावेला कर सकें कि जी गवर्नर राज लगा दिया गया। मैं समझता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है, लोग चीख चीख के पूछ रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान का इशू नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का इशू है। बात यह है कि इमरान खान इज़ नॉट पाकिस्तान। हाँ, इमरान खान को शायद 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया हो, 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने उन्हें वोट नहीं दिया, तो ही डोंट रिप्रेजेंट द इंटायर पाकिस्तानी पीपल। 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, 25 करोड़ लोगों का मसला है रोजगार, महंगाई, सेहत, तालीम, बिजली सस्ती, जो नवाज शरीफ छोड़ के गए थे 7 और 8 रुपए पर यूनिट पे। ये चाहते हैं कि मुल्क में खाना जंगी की तरफ ले जाएं, मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाएं, जो हम होने नहीं देंगे, जो हम होने नहीं देंगे, जो हम होने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये 45 प्रोड्यूस कर दें जेन्युइन, और बाकी के करके फैक्ट्री करवा दें। अगर इनकी हुकूमत तब भी बाकी रहती है ना, फिर टांग दे PTI पे, और अगर नहीं है तो शराफत से हुकूमत छोड़े और जो हकदार है हुकूमत का उसको हुकूमत दे। अगर इनकी नस्ल में जरा सी भी शराफत का खून है, मैं PTI की तरफ से ये वादा करता हूँ जेन्युइन फॉर्म 45 ले आओ, हम भी लेके आते हैं। दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्ल में शराफत का, दयानत का, अमानत का ही खून है, और हमारी पूरी पार्टी के नस्ल में आप वही जबान कह रहे हैं जो आपकी क़यादत कहती है। प्लीज बिल्कुल खामोशी से सुनना। नहीं, आपने नस्ल की बात की है, ये नामुनासिब बात ना करें, ये इंतहाई नामुनासिब बात है फिरदौस साहब, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। आपको अपने रजी साहब फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। जी, मैं तो ये कहूंगा कि मेरा कमेंट ये है कि जब तक इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं किया जाएगा, ठीक जी रजी साहब, प्रोग्राम वाइंड अप करना चाहिए, और जब तक ये हाइब्रिड मार्शल्ला रहेगा ये मुल्क खतरे में। एक मिनट रजी साहब प्लीज। भारत के अंदर जब मोदी अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा था कि मुझे सादा अक्सरियत नहीं मिली, तो मोदी के पालतू अर्नाब गोस्वामी वहां पे स्क्रीन पे बैठ के बता रहे थे कि मोदी साहब 292 सीटें ले चुके हैं। अब वहां पे तो बेनकाब हो गए, यहाँ पे भी तस्लीम वोटिंग मशीन यहाँ पे भी तस्लीम अपोज कर रहा था EVM को। साहब यहाँ का गोस्वामी कौन है? अरे भाई, अगर आप KP में कुछ करके दिखाएं तो फिर लोग अगले बार सोचेंगे। रिजवान अमान, रजी साहब, फरदौशी नकवी साहब, निहाल हाशमी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।